इससे पहले की वीडियो में हमने एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की बात की कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी या शैक्षिक तकनीकी होती क्या है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की शैक्षिक तकनीकी के कौन कौन से प्रकार हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और इससे पहले जब हमने एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की बात की थी, शैक्षिक तकनीकी की बात की थी, तो शैक्षिक तकनीकी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एक शिक्षा और दूसरी तकनीकी। जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा का क्या अर्थ है? सीखना, सिखाना और बच्चे में जो अंतर्निहित शक्तियां हैं उसका विकास करना, उसको प्रशिक्षित करना। और टेक्नोलॉजी की बात जब हम करते हैं तो जब शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए विभिन्न तकनीकी साधनों की मदद लेता है जिससे शिक्षण और अधिगम दोनों प्रभावित होते हैं, तो उसे हम कहते हैं शिक्षण तकनीकी। तो इसमें चाहे हम प्रोजेक्टर की बात करें, चाहे हम स्मार्ट बोर्ड की बात करें, चाहे हम टैब की बात करें, तो वो सारे संसाधन जिसका प्रयोग शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए, समझाने के लिए करता है। तो शिक्षक तकनीकी में न केवल साधन बल्कि जो मेथड है, पढ़ने पढ़ाने के तरीके, ये सारी की सारी चीजें आती हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो शैक्षिक तकनीकी है उसके प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम तीन प्रकारों की बात करेंगे। सबसे पहला क्या है? कठोर उपागम, जिसको आप हार्डवेयर अप्रोच कह सकते हैं। फिर सॉफ्टवेयर अप्रोच, कोमल उपागम। और लास्ट में हम बात करेंगे सिस्टम एनालिसिस, प्रणाली विश्लेषण। तो टाइप्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में ये तीन टाइप्स यहाँ पर बताए गए हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सिस्टम एनालिसिस। तो एक एक करके हम इनके बारे में जानते हैं। तो देखिए, जब हम हार्डवेयर की बात करते हैं ना, हार्डवेयर अप्रोच या कठोर उपागम की बात करते हैं, तो यह दृष्टिकोण शिक्षण अधिगम में मशीनों के उपयोग पर आधारित है। जब हम शिक्षण अधिगम में मशीनों के उपयोग की बात करते हैं तो मतलब वो सारी चीजें जिनको हम छू सकते हैं, जिनका हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे हम एक क्लास की बात करें, ठीक है, तो उसमें चाहे हम प्रोजेक्टर की बात करते हैं, ठीक है, चाहे हम स्मार्ट बोर्ड की बात करते हैं, चाहे हम टैब की बात करते हैं, तो ये सारी जो मशीनरीज हैं, ठीक है, ये सारे जो मशीनी संसाधन है, तो ये किस में आते हैं? ये हार्डवेयर अप्रोच, कठोर उपागम में आते हैं। तो भौतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी ने इस दृष्टिकोण को जन्म दिया। तो इस दृष्टिकोण का जन्म क्या हुआ, कहाँ हुआ? फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी हैव गिवन बर्थ टू दिस अप्रोच। जैसे जैसे हम देखते हैं साइंस टेक्नोलॉजी, नए नए इन्वेंशन हुए, नए नए आविष्कार हुए, तो उसके परिणाम स्वरूप फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी हैव गिवन बर्थ टू दिस अप्रोच। कठोर उपागम या हार्डवेयर अप्रोच दृष्टिकोण शिक्षा और शिक्षण में भौतिक विज्ञान का प्रयोग है कि किस तरह से भौतिक विज्ञान के फलस्वरूप जो नए नए इन्वेंशन हुए, नए नए आविष्कार हुए, तो उस नई टेक्नोलॉजी का शिक्षा में किस तरह से प्रयोग हो रहा है, वो नए नए संसाधन जिनका प्रयोग शिक्षा में हो रहा है। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं? हार्डवेयर अप्रोच इज द एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स in education and teaching. By using this, more student can be educated in less time, कि इसके उपयोग द्वारा कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शिक्षित किया जा सकता है। और एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें स्मार्ट बोर्ड है, टैब है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, प्रोजेक्टर है, रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, टेलीविजन है, आदि सभी शिक्षण मशीनें इसमें शामिल हैं। विद देयर यूज टीचिंग लर्निंग बिकम्स मोर इफेक्टिव। तो इनके उपयोग से शिक्षण अधिगम जो है अधिक प्रभावशाली हो जाता है। तो जब हम हार्डवेयर अप्रोच की बात करते हैं तो शिक्षण अधिगम की वो सारी तकनीकें, वो सारे संसाधन जिनको आप हाथ से छू सकते हैं, जिनका क्लासरूम में टीचर बच्चों को पढ़ाने के लिए, सिखाने का प्रयोग करता है, तो सारी की सारी चीजें हार्डवेयर अप्रोच में आ जाती है। फिर सॉफ्टवेयर अप्रोच की बात करते हैं तो देखिए, सॉफ्टवेयर अप्रोच हार्डवेयर से अलग किस लिए? इसको सॉफ्टवेयर इसलिए कहा जाता है कि इस तरह का जो अप्रोच है, इस तरह के जो उपागम है, इस तरह के जो साधन है, उनको आप टच नहीं कर सकते, उनको आप छू नहीं सकते। तो इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं? तो बेसिकली इसे अनुदेशात्मक तकनीकी या शिक्षण तकनीकी या व्यवहारिक तकनीकी भी कहा जाता है। तो देखिए, इसके अलग अलग नाम है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, टीचिंग टेक्नोलॉजी और बिहेवियर टेक्नोलॉजी। इसमें शिक्षण और अधिगम के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। आपने साइकोलॉजी पढ़ी होगी कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाए, किस तरह से सिखाया जाए, किस तरह के मेथड यूज किए जाए, किस एज लेवल के बच्चों को किस तरह से सिखाना है। तो यहाँ पर जब साइकोलॉजिकल जो प्रिंसिपल्स हैं
उसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है ताकि विद्यार्थियों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाया जा सके। तो इट यूजेस साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग टू ब्रिंग अबाउट डिजायरेबल चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट। तो इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? यह तकनीकी व्यवहारिक दृष्टि से शिक्षण उद्देश्यों कि जब बच्चों को पढ़ाने जाते हैं तो कौन कौन से शिक्षण उद्देश्य निर्धारित करने हैं ताकि उन्हीं उद्देश्य को पूरा करने के लिए बच्चों को पढ़ाया जाए। तो यहाँ पर प्लानिंग पार्ट आ जाता है शिक्षण में, शिक्षण के जो सिद्धांत है, शिक्षण विधियों का प्रयोग, ठीक है, और तकनीकी पुनर्बलन के बीच बीच में बच्चे को जब पढ़ाते हैं, डिमोटिवेट होते हैं तो बच्चों को बार बार क्या करना पड़ता है, उनको रिइंफोर्स किया जाता है, उनको बार बार पुनर्बलन दिया जाता है, और साथ ही साथ प्रतिपुष्टि उपकरण, उनको उनसे फीडबैक भी लिया जाता है, और लास्ट में इवैल्यूएशन। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिए हार्डवेयर में तो टीचर बच्चों को पढ़ाने के लिए वो सारे संसाधन यूज कर रहा है जिससे वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकता है, लेकिन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या चीजें आती हैं, यहाँ पर साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स आते हैं, यहाँ पर किन मेथड से बच्चों को पढ़ाने हैं, किन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाए। जैसे हमने लर्निंग के काफी सारे प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, ठीक है, इंटेलिजेंस की अलग अलग हमने थ्योरीज पढ़ी हैं। तो उन चीजों का प्रयोग कि बच्चों को किस तरह से सिखाया जाए, किन विधियों के प्रयोग से सिखाया जाए, और बच्चे का इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है तो उनको ध्यान में रखकर बच्चों को सिखाना, बार बार टाइम टाइम पे बच्चों का फीडबैक लेना, उनको इवेल्युएट करना, तो ये सारी चीजें सॉफ्टवेयर अप्रोच में आ जाती हैं। तो ये मशीनों के बजाय शिक्षण और अधिगम के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग करता है। और अब अगर हम सिस्टम एनालिसिस की बात करते हैं, प्रणाली विश्लेषण की बात करते हैं, तो देखिए इसको बेसिकली आप क्या समझ सकते हैं कि जब टीचिंग लर्निंग की जब हम बात करते हैं ना, तो अलग अलग संसाधनों के द्वारा बच्चों को पढ़ाना है, अलग अलग विधियों के द्वारा बच्चों को पढ़ाना है, अलग अलग तरीकों के द्वारा बच्चों को पढ़ाना है। लेकिन जब टीचिंग लर्निंग में, ठीक है, जब हम एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, वहां पर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो उन प्रॉब्लम को सिस्टम एनालिसिस के थ्रू उसका विश्लेषण किया जाता है, उसको एनालिसिस किया जाता है, और उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है ताकि टीचिंग लर्निंग जो है स्मूथली हो सके। तो सिस्टम एनालिसिस इज आल्सो नोन एज द मैनेजमेंट टेक्निक। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसको प्रबंधन तकनीकी या मैनेजमेंट टेक्निक कहते हैं। और ये कब डेवलप हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये विकसित हुआ। इस तकनीकी ने प्रशासन, प्रबंधन, वाणिज्य, उद्योग और सेना से जुड़ी समस्याओं के बारे में निर्णय लेने के लिए वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। और साथ साथ एजुकेशन की भी हम बात करते हैं, तो चाहे हम एजुकेशनल मैनेजमेंट की बात करें, चाहे हम एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, चाहे हम टीचिंग लर्निंग की बात करें, तो उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उस पर बात किस में की जाती है, उसकी बात सिस्टम एनालिसिस में की जाती है। और इसमें क्या किया जाता है, यह शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन की समस्याओं का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करने में मदद करता है। स्कूल की बात करते हैं, ठीक है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो वहां पर टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड, पॉलिसी से रिलेटेड किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, तो जब हम वैज्ञानिक तरीकों की बात करते हैं ना, तो उस प्रॉब्लम का पता लगाना, अलग अलग तरीकों से पता लगाना, ठीक है, और उसके बाद ये देखना कि भाई उस जो प्रॉब्लम है उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्या समाधान हो सकता है, फिर उसके समाधान के लिए काम करना। तो बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से समस्या का पता लगाना, उसका अध्ययन करना, और उसको किस तरह से दूर किया जा सकता है उसके बारे में चर्चा करना, बात करना, और उसका प्रयास करना। तो इसीलिए हम जब सिस्टम एनालिसिस की बात करते हैं तो इट हेल्प्स इन स्टडिंग द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट इन अ साइंटिफिक मैनर। तो इसके द्वारा शिक्षा से जुड़ी विभिन्न समस्याओं का समाधान वैज्ञानिक विधि से किया जाता है, और इसका उपयोग करके शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन को प्रभावी बनाया जा सकता है। तो इस तरह से हमने जब जाना कि टाइप्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में, जब हमने हार्डवेयर अप्रोच की बात की, कठोर उपागम की बात की, तो हमने जाना कि किस तरह से जब बच्चों को पढ़ाया जाता है, उनको सिखाया जाता है, तो पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए अलग अलग जो संसाधन है, जो टेक्नोलॉजी है, जो मशीनरी है, उसका उपयोग किस तरह से किया जाए, कौन कौन से संसाधन है, चाहे हम उसमें बात करते हैं प्रोजेक्टर की बात करते हैं, चाहे हम उसमें बात करते हैं स्मार्ट बोर्ड की बात करते हैं, चाहे उसमें हम बात करते हैं ब्लैक बोर्ड की बात करते हैं, तो वो सारे संसाधन, वो सारी टेक्नोलॉजी, वो सारी मशीनरी जो बच्चों को पढ़ाने में प्रयोग की जाती है, एक टीचर बच्चों को सिखाने में, समझाने में प्रयोग करता है, तो वो हार्डवेयर अप्रोच में आता है। सॉफ्टवेयर अप्रोच जो किस पर बेस है, साइकोलॉजिकल जो प्रिंसिपल्स हैं कि बच्चों को किस तरह से सिखाना है,
लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए, उन ऑब्जेक्टिव को पूरा कैसे किया जाए, किन किन मेथड से बच्चों को पढ़ाया जाए, बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखकर किस तरह के एक्सपीरियंस बच्चों को दिए जाए। तो इसलिए हम इसको सॉफ्टवेयर अप्रोच कहते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर अप्रोच इसलिए क्योंकि आप इन चीज़ों को छू नहीं सकते, ठीक है, इनका प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि ये साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पे बेस है। हार्डवेयर इसलिए हम कह रहे थे क्योंकि उसमें संसाधनों की बात की जा रही थी जिसको आप छू सकते हैं, जिसका क्लास में बच्चों को पढ़ाने के प्रयोग किए जा सकते हैं। लेकिन जब हम सॉफ्टवेयर की अप्रोच की बात करते हैं तो यहाँ पर मेथड्स की बात की जाती है, यहाँ पर साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स की बात की जाती है, यहाँ पर तरीकों की बात की जाती है। और जब सिस्टम एनालिसिस की बात करते हैं, प्रणाली विश्लेषण की बात करते हैं, तो वहाँ पर टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, साइंटिफिक तरीके से उनका पता लगाना और उनका समाधान करना, तो सिस्टम एनालिसिस में आता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।